फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम जानने वाले हैं एरियाज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के फाइनेंशियल प्लान में कौन से एरियाज कवर किए जाते हैं। पहला है कैश फ्लो मैनेजमेंट, मतलब आपका जो भी है बजटिंग, आपका इनकम एक्सपेंस, फिर जो भी बचता है वो आपका सरप्लस, ये प्रॉपरली मैनेज किया जाता है आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट में। जैसे कि आपका इनकम होगा 100 रुपया, आपका एक्सपेंस होगा, कोई केस में होगा 110 होगा, कोई केस में 80 होगा। तो जो सरप्लस आता है, समझो आपका एक्सपेंस 80 है, तो जो 20 रुपया बचता है हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको बजटिंग में पता चलेगा। आपका सेविंग रेट कितना हो रहा है मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे, ये आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट में पता चलेगा। आपका कौन सा एक्सपेंस ज़्यादा है कम है, कौन से एक्सपेंस को आप ज़्यादा वेटेज जा रहा है आपका इनकम का, ये आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट में पता चलेगा। सेकेंड स्टेप आता है गोल सेटिंग आता है। ये डायरेक्टली रिस्क मैनेजमेंट भी होता है बट कोई कोई केस में। और कैश फ्लो मैनेजमेंट के बाद में आता है गोल सेटिंग, मतलब आपके गोल्स क्या क्या है। जैसे कि बच्चों का एडमिशन, मैरिज, रिटायरमेंट, कार लेना, ये सब गोल्स होते हैं, ये आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। डिफाइन करने के बाद फिर जो भी नंबर ऑफ टाइम दिया जाता है आपको गोल को, 5-10 साल, उसके हिसाब से इसका फ्यूचर वैल्यू कितना लगेगा, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट, ये सब गोल सेटिंग में आ जाता है। थर्ड स्टेप होता है फिर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आपको आपका इंश्योरेंस प्लानिंग किया जाता है। आप जैसे कि आपको इंश्योरेंस कितना रिक्वायर्ड है आपके इनकम के हिसाब से। इन केस आपको कुछ हो गया या कुछ कोई मेंबर को कुछ हो गया, जो फैमिली में सोल अर्निंग मेंबर है उसको कुछ हो गया, तो फिर उसके इनकम को कैसा रिप्लेस करके आपके फैमिली को वो इनकम जनरेट करके दे, वो आपको रिस्क मैनेजमेंट में आपको पता चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोर्स में मैंने तो बताया है आगे इंश्योरेंस आपको कितना लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, डिटेल में आपको कोर्स में आगे समझेगा ही। बट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि समझो फॉर एग्जांपल आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, बट वो इंश्योरेंस 1 करोड़ का जो इंश्योरेंस है उसमें आपके जो एग्जिस्टिंग गोल्स है वो भी कवर हो रही है या नहीं, ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। आपकी लायबिलिटीज, आपका होम लोन, पर्सनल लोन जो भी है, या आपको कुछ हो गया या कोई जो बंदा है उसको कुछ हो गया, तो ये लोन कौन पे करेगा, ये आपके इंश्योरेंस में कवर होने चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट में ये पूरा आ जाता है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। आपने कैश फ्लो मैनेजमेंट हो गया, वहां से आपको पता चलता है कि मेरा सरप्लस कितना बच रहा है महीने के, या डिफिशिएट है, माइनस में या प्लस में, आपको पता चल जाता है। फिर वहाँ पे आप उसके बाद में अपने गोल सेटिंग कर लिया, उसके बाद में आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आपके जो भी है, मतलब गोल के हिसाब से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, उसके हिसाब से आपको अलग अलग एसेट क्लास में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। उसके बाद आता है टैक्स प्लानिंग। लोग तो इन्वेस्टमेंट तो कर देते, बट आपका टैक्स कितना बचा सकते हैं वो देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आप होम लोन है तो होम लोन का आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हो आपको उसका डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80, सॉरी अंडर सेक्शन 24 में आप डिडक्शन ले सकते हो अप टू 2 लाख तक। अब प्रिंसिपल अमाउंट का आपको 1.5 लाख तक आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं। ये सब प्रोविजन आपको डिटेल में आपको ये कोर्स में पता चलेंगे और उसका आप अच्छे से फायदा करके ले सकते हो। जितना आप कोर्स करने में पैसा पे कर रहे हो उससे ज्यादा आपको कई गुना उसका बेनिफिट उठा सकते हो। उसके बाद आता है रिटायरमेंट प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग हो गया, रिटायरमेंट प्लानिंग। अभी रिटायरमेंट में आपको रिटायरमेंट प्लानिंग आपका थोड़ा टाइम ओरिजन ज्यादा हो सकता है, और क्योंकि पहले जो भी छोटे मोटे गोल्स है वो आपके अचीव हो जाएंगे, फिर उसके बाद में आता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में आपको देखना होता है कि जो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग में आपके जो एक्सपेंस है टुडेज, जो आपके जो आज के खर्चे है वो आपको फ्यूचर में कितने खर्चे रहेंगे। समझो आपका फॉर एग्जांपल आपका 50,000 आज का एक्सपेंस है आपका, तो जब आप रिटायर हो गए तो आपको कितना खर्चा लगेगा। वो से लोग इन्फ्लेशन को कंसिडर करते ही नहीं है। तो इन्फ्लेशन को हमको कंसिडर करके एक्सपेंस कितना लगने वाला है, उसके लिए हमको कॉर्पस कितना लगेगा आज के डेट में, ये फाइंड आउट किया जाता है रिटायरमेंट प्लानिंग में। उसके हिसाब से आपके जो भी एसेट्स है, ईपीएफ, एग्जिस्टिंग एपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, और जो भी आपके एफडीज, जो भी एग्जिस्टिंग एसेट है वो आपके पूरे मैप किए जाते हैं फाइनेंशियल रिटायरमेंट प्लानिंग में। उसके बाद आता है स्टेट प्लानिंग। स्टेट प्लानिंग बहुत से लोग अवॉइड कर देते हैं,
ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल प्लानिंग का। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग तो कर ली अपने, कैश फ्लो मैनेजमेंट कर लिया, गोल सेटिंग कर ली, रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर ली, रिटायरमेंट प्लानिंग कर ली। रिटायरमेंट के बाद आपको स्टेट प्लानिंग करना है। क्यों करना है स्टेट प्लानिंग? समझो आपको कुछ हो गया तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किसको पास ऑन होगी आपके बाद, ये आपको पहले से तय करना चाहिए। क्योंकि बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि मतलब कोई बंदा है, उसने कुछ प्रॉपर्टी उसकी किसी मतलब उसका व्हील वगैरह या जो भी उसके स्टेट वगैरह सॉरी ट्रस्ट वगैरह कुछ नहीं बनाया है, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाती है। मतलब उसका कोई आगे पीछे नहीं होगा। तो 7 साल तक कोई क्लेम करने नहीं आता है, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हाथ में चली जाती है। तो आपको आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपरली नॉमिनी उसमें नॉमिनी रजिस्टर है नहीं है, आपकी फैमिली को जो भी आपकी एग्जिस्टिंग एसेट्स है, लायबिलिटीज है, वो आपकी फैमिली में पता होनी चाहिए। उसके हिसाब से आपको स्टेट प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। आपके बाद आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा कैसे आपके बच्चों तक आसानी से पास ऑन हो, वो आपको देखना होता है इसमें। तो ये सब आपके जो भी मैंने 6 एरियाज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग बताया है, आपको इस पे पूरे कोर्स में आपको हम काम करने वाले हैं इसमें, और आपको इम्प्लीमेंट भी करना है।